नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात साइबर सिटी गुरुग्राम की, जहां से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लूट और पुलिस पर हमला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंद्रवेश, नरेंद्र और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। नई बाइक खरीदने की मंशा से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मानेसर इलाके में 24 अगस्त को दरअसल उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूछताछ इनसे लगातार जारी है। तो आपको ये बड़ी खबर दे, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर साइबर सिटी गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां पर लूट और पुलिस पर हमला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जो अभी तक बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये कि नई बाइक खरीदने की मंशा से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। 24 अगस्त को ये घटना हुई थी मानेसर इलाके में, और इसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, और अब पुलिस को ये बड़ी कामयाबी जो है वो आज हासिल हुई है। लूट और पुलिस पर हमला मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंद्रवेश, नरेंद्र और धर्मेंद्र की गिरफ्तारी हुई है। नई बाइक खरीदने की मंशा से इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, और इसके बाद पुलिस पर हमला भी किया गया। इनसे पूछताछ लगातार जारी है कि किस तरीके से इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। साथ ही साथ क्या इससे पहले भी इन्होंने कुछ इस तरीके से किसी वारदात में अपनी भूमिका निभाई है, इसको लेकर भी पुलिस वहां पर इन लोगों से पूछताछ कर रही है। नई बाइक खरीदने को दरअसल इन्होंने लूट की थी और पुलिस पर हमला भी किया गया था। देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, का बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को हासिल हुई है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बिल्कुल प्रिया, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से आज जिस तरह से टीम गठित की गई थी, उन टीमों ने लगातार दबिश दी और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि 2 अलग अलग मामलों में इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि टोटल 6 आरोपी हैं। क्योंकि 3 आरोपी जिस तरह से गाड़ी लूट कर भागे थे और उसके बाद पुलिस पर हमला किया था, इस मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो मंदिर के पुजारियों पर हमले का मामला है, जहां उन्होंने लूटपाट की और उसके बाद बेरहमी से जो पुजारी और पुजारी के परिवार के साथ मारपीट की थी और वहां से कुछ नकदी और गाड़ी लेकर फरार हुए थे। यानी कि इन सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से जांच की जा रही थी इस मामले को लेकर, और जो टीमें गठित की गई थी वो लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी थी, और आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है। और चलिए ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और अब आखिरकार पुलिस को ये सफलता हासिल हुई है। पलवल जिले के गांव आलीमेव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जान से मारने की नीयत से गोली भी यहाँ पर चलाई गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने एक परिवार की एक महिला को लाठी से मारा, जिससे उनके पेट में पल रहा बच्चा उसको चोटें आई हैं। गांव के सरपंच और उसके भाई पर मारपीट का यह आरोप गर्भपात हो गया। आपको ये बताएं कि शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी पक्ष आपराधिक प्रवृत्ति का है, पहले भी उनके खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज है। तो पलवल से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आलीमेव गांव में 2 पक्षों में झड़प की खबर मिल रही है। लाठी डंडों से हमला यहां पर किया गया। और जो बड़ी बात है वो ये निकलकर सामने आ रही है कि इस दौरान एक मासूम, जो कि अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं, उसकी जान भी चली गई। गर्भपात हो गया वहां पर एक महिला जो वहां पर मौजूद थी। आलीमेव गांव में 2 पक्षों में झड़प, और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाठी डंडों से यहाँ पर हमला किया गया है। झगड़े में एक महिला की चोट लगने से गर्भपात की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। गांव के सरपंच और उसके भाई पर मारपीट का आरोप लगा है। कल 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था और दोनों की तरफ से हमने क्रॉस FIR दर्ज कर दिए और दोनों तरफ से गोली चलने के जो है आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं और दोनों की हमने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर दिया। हाँ, नाम आए हुए हैं, जांच करेंगे। जो भी जिसका नाम होगा, जिसने गलत काम किया, लड़ाई झगड़ा किया है, उसको गिरफ्तार करेंगे, और जिसने गोली चलाई है उसको भी गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल दोनों तरफ से गोली चलाने की जो है आरोप प्रत्यारोप।
से दे रहे हैं जहां पर दो गुटों में खूनी झड़प की खबर मिल रही है और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं, वहां पर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर किस तरीके से हमला यहां पर बोल रहे हैं और जो भी उनके हाथ में आए, चाहे वो लाठी डंडे हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो ईंट हो, वो उससे मारपीट कर रहे हैं। पलवल से खबर, हालांकि पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन देखिए किस तरीके से लोगों में कानून का जो भय है वो समाप्त हो चुका है। इसकी तस्दीक करती हुई तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आलीमेव गांव की घटना है जहां पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पलवल के साथ ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी मारपीट और गुंडागर्दी की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। पलवल में जहां पर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले, तो वहीं इंद्री में सिरसा ब्रांच नहर के पुल के पास दो पक्षों में चाकू डंडे चले। दो युवक गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को इंद्री हॉस्पिटल में लाया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद करनाल रेफर कर दिया गया। फरीदाबाद में रोडवेज और प्राइवेट बस कंडक्टर के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें रोडवेज के कर्मचारी बस की टाइमिंग को लेकर निजी बस के कंडक्टर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल, इंद्री और फरीदाबाद की तस्वीर है, जहां पर किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है लोगों के द्वारा। आप इसका अंदाजा इन तीन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं, जहाँ पर एक और पलवल में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ जिसमें एक महिला का गर्भपात हो गया, तो वहीं इंद्री में भी ऐसी घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। फरीदाबाद में एक बस के चालक ने, कंडक्टर ने निजी बस के कंडक्टर को जमकर पीट दिया है। वीडियो भी इसका बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पलवल, इंद्री और फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, क्योंकि भिवानी में बहुत तेजी के साथ मामले जो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब मृतकों का आंकड़ा भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 13वीं मौत जिले में रिपोर्ट हुई है। किरावड़ गांव में 63 साल की महिला की मौत की खबर मिल रही है। 13 लोगों की मौत अब तक भिवानी में हो चुकी है। 1523 मामले अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 1209 मरीज स्वस्थ हुए। एक्टिव केस 302। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा चिंता की बात यह है कि मृतकों का आंकड़ा जो है वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक और मौत जो है वो जिले में रिपोर्ट हुई है। ये 13वीं मौत है। ये बड़ी खबर भिवानी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 63 साल की महिला ने जान गंवा दिया कोविड-19 की जद में आने से, और अभी तक भिवानी में कोविड-19 की जद में आने से 13 लोगों ने जान गंवा दी है। 1523 कोरोना के मरीज अभी तक जिले के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। 1209 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, लेकिन चिंताजनक खबर ये कि एक और मौत जिले में रिपोर्ट हुई है। तो वहीं आपको ये बताएं कि जाखल में भी आज फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एक ही मोहल्ले के 22 लोग अब तक संक्रमित मिले हैं। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एहतियात के तौर पर वहां पर लगातार सैनिटाइजेशन हो रहा है। पूरे मोहल्ले को सील कर दिया गया है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, और जिस तरीके से आज नए मामले रिपोर्ट हुए हैं उन तमाम लोगों को अलग कर दिया गया। साथ ही साथ जो लोग इनके संपर्क में आए, जो लोग इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं, उनको भी ट्रेस करने का काम किया जा रहा है। उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटीन करने का काम वहाँ पर स्वास्थ्य महकमा लगातार करता हुआ, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। एक ही मोहल्ले के 22 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज फिर जाखल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अगर आप मूठल के सुखदेव ढाबे पर पराठे खाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सुखदेव ढाबे पर काम करने वाले 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सोनीपत में हाईवे किनारे ढाबों पर लगातार भीड़ बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आपको कोरोना से बचना है तो भीड़ में जाने से बचें, क्योंकि भीड़ के कारण कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। मूठल के मशहूर सुखदेव ढाबे पर कोरोना बम फूटा है। काम करने वाले 65 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सोनीपत
में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अनलॉक सीजन में लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं। अब तक सोनीपत जिले में कोविड-19 की वजह से 41 मरीजों ने जान गंवा दी, लेकिन बाजारों और ढाबों पर बढ़ती भीड़ लगातार परेशानी का सबब बनी हुई है। सोनीपत के डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि जिले में अब तक 4,847 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 41 लोगों ने जान गंवाई है। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि सोनीपत में एक नया सेंटर जो है वो कोविड-19 का, ये ढाबे बन चुके हैं, क्योंकि एक अकेले सुखदेव ढाबे से कई कर्मचारी, 60 से ज़्यादा कर्मचारी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। फतेहाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 2 विभागों की लापरवाही का फायदा टोल कलेक्शन की कंपनी उठा रही है। दरअसल फरीदाबाद और दिल्ली के बीच बने बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि पिछले 5 महीने से NHAI को मिली ही नहीं है, जबकि टोल पर लगातार कलेक्शन की जा रही है। NHAI और साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के बीच करार हुआ था कि हर रोज 9,20,000 रुपए टोल से देना है, लेकिन पिछले 5 महीने से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कोई पैसा जमा ही नहीं कराया गया। बावजूद इसके अभी तक निजी कंपनी द्वारा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। जुलाई 2019 में दोनों कंपनीज के बीच MOU साइन हुआ था, जिसके अनुसार SDMC को ये पैसा जमा कराना था, और इसी के चलते NHAI की ने निजी कंपनी MEP को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अप्रैल से अब तक कोई पास NHAI के खाते में नहीं गया। टोल SDMC ऑपरेट कर रही है। उन्होंने एक संस्था लगाई हुई हो, वो उस संस्था के माध्यम से SDMC टोल अपना कमर्शियल टोल भी वसूल रही है, और हमारा NHAI का जो रोड पे टोल लगता है वो भी चार्ज करके NHAI को रेमिट करती है। लेकिन लगातार टोल कलेक्शन हो रही है वाहन चालकों से, आप कीमत भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में इतने दिनों से नहीं आना, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जो SDMC है वो भी एक सरकारी संस्था है, और उचित नियमों को फॉलो करते हुए उनको ये कार्य दिया गया है। टोल अभी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जवाबदेही है, और वो टोल NHAI को मिल जाएगा, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। यहाँ पर यह भी बात साफ है कि NHAI का लेन देन सीधे SDMC से है, ना कि किसी एजेंसी से, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुँचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि NHAI की तरफ से पैसा ना मांगा गया हो। NHAI ने चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे थे, लेकिन जवाब में SDMC ने कह दिया कि NHAI खुद अपनी एजेंसी नियुक्त कर दे। हालांकि NHAI ने अपनी तरफ से भी किसी एजेंसी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त नहीं किया। अब सवाल ये है कि जो पैसे निजी एजेंसी टोल के रूप में वसूल रही है वो किसके खाते में जा रहा है। टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जो टोल प्लाजा है वहाँ कंपनी द्वारा, टोल एजेंसी द्वारा लोगों से, वाहन चालकों से टोल जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन ये जो पैसा है वो कंपनी के खाते में ही है लगातार। क्योंकि NHAI की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में ये कंपनी MEP को दे दिया गया, और इसके बाद में यहाँ से रोज़ाना पैसों का कलेक्शन किया जा रहा है। और NHAI और SDMC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बीच में 9,20,000 पर डे के हिसाब से पैसा देना था, लेकिन MEP कंपनी जो यहाँ एजेंसी नियुक्त की गई है उसकी तरफ से लगातार वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन वो जमा ना तो SDMC में किए जा रहे हैं और ना ही NHAI को दिए जा रहे हैं। अब तक लगातार पिछले, अगर अप्रैल से बात करें तो अब तक अगस्त तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया, और अब SDMC की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए। NHAI को पत्र लिख दिया गया है कि अब कोई भी एजेंसी वो अपनी तरफ से नियुक्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से इस टोल प्लाजा को चलाना नहीं उचित लगता है उनको, और उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ अब NHAI के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पिछले लगातार 5 महीने से कोई भी अगर पैसा नहीं आया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए के करीब NHAI का पैसा SDMC पर बकाया है, और SDMC का पैसा जो ये टोल कंपनी है जो यहाँ बॉर्डर पर कलेक्ट कर रही है उस पर बकाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि NHAI अपने इस 15 करोड़ रुपए की रकम को किस तरह से वसूलती है, और सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही होता है कि उसके बावजूद भी अभी भी MEP कंपनी इस टोल से पैसा लगातार वसूलती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
वहीं सोनीपत के दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल ने कोरोना संक्रमण में विद्यार्थियों के हित को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है। अब 10 सितंबर से होने वाली परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजित होंगी, जिसके लिए डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है। छात्र और छात्राएं अपनी मर्जी से परीक्षा का माध्यम चुन सकते हैं। वीसी प्रोफेसर राजेंद्र अनायत ने बताया कि विश्वविद्यालय में दूसरे राज्यों से भी विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए दूसरे राज्यों से विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को आने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कराने का निर्णय लिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा के लिए विद्यार्थी को ऑप्शन भरना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के संक्रमण से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का विश्वविद्यालय पूर्णतया से पालन करेगा। ऑफलाइन एंड दूसरा है ऑनलाइन। ये दोनों के लिए बच्चों को ऑप्शन दिया है वेबसाइट में। ये 6 तारीख तक टाइम मिलेगा। स्टूडेंट वेबसाइट में आके अपने आप लॉगिन करके अपना ऑप्शन ले लेंगे। एक ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन, ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। संस्कृत का विकास जरूरी है, इसके लिए प्रयास भी किए जाएंगे। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक दिनेश शास्त्री ने बताया कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अपनाकर संस्कृत और संस्कृति दोनों को निशाना बनाया गया। उनसे खास बातचीत की हमारे डेप्यूटी एडिटर सुंदर सोलंकी ने। सुनिए। हरियाणा संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर हमारे साथ दिनेश शास्त्री जी मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये संस्कृत अकेडमी की अब स्थिति क्या है, पहली बात, और दूसरा कि आगे क्या योजना है कि इसको आगे बढ़ाने की। देखिए, संस्कृत अकेडमी का नाम हरियाणा संस्कृत अकादमी है और इसका मुझे सम्मानीय जनरल मनोहर लाल जी ने, हरियाणा सरकार ने मुझे निदेशक पद पर बैठाया है और इसमें संस्कृत के चहुमुखी उत्थान के लिए, व्यापक विस्तार के लिए हमें काम करना है। इसमें संस्कृत साहित्य का विस्तार है, संस्कृत के विद्वानों का मान सम्मान है, अलंकार है। इस प्रकार से संस्कृत के व्यापक विस्तार के लिए हमें इसमें काम करना है। शास्त्री जी, एक और बात, जिस तरह से क्योंकि आजकल विज्ञान का चलन है, साइंस का चलन है, खासकर इंग्लिश का चलन है, पूरी दुनिया की भाषा मानी जाती है, इसमें संस्कृत किस तरह से आप इसको उपयुक्त मानते हैं आज के दौर में? देखिए, ये भी मैं मानता हूँ, मेरा एक साक्षात्कार हुआ तो मैंने उसमें बताया कि कैसी विडंबना है कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है, इसको पूरा विश्व मानता है। लेकिन 7 समुद्र पार की जो भाषा है, 7 समुद्र पार की भाषा अंग्रेजी, वो यहाँ पर इतनी अपने स्थान बना गई कि हमारी संस्कृत का ह्रास हो गया। इसको लेके मैं भी चिंतित हूँ। तो मैंने अब ये विचार बनाया है कि संस्कृत के विस्तार के लिए मैं हमारी संस्कृति पर चोट करने की प्रयास किया और संस्कृति पर चोट करने के लिए संस्कृत पर चोट किया। और मैकाले की शिक्षा के कारण हमारी संस्कृत पीछे गई। जहाँ तक रोजगार परक शिक्षा का मसला है, मैं आपको ये बता दूं, कंप्यूटर ने भी संस्कृत की भाषा को, लिपि को श्रेष्ठ बताया। अब हमें संस्कृत पर रोजगार मुखी कैसे बन सकती है, इसके लिए मैं सरकार को अपना प्रस्ताव बना करके भेजूँगा। मेरा उसमें यही प्रस्ताव रहेगा कि जिस प्रकार से सभी परीक्षाओं में ग्रेजुएट लोग अपनी परीक्षा देते हैं, चाहे वो सामान्य नौकरियां हों, उसमें संस्कृत के जो स्नातक हैं उनको भी सरकार ये मान्यता दे ताकि उनको भी अपनी प्रतिभा का मौका मिले और वो भी सामान्य परीक्षार्थियों की तरह आम नौकरी में वो भी जाए। जी, हरियाणा संस्कृत अकेडमी के डायरेक्टर दिनेश शास्त्री जी का कहना है कि संस्कृति जो अपनी है वो संस्कृत है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत का महत्व हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा है और उसके प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर से काम करेंगे। सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़ प्रोग्राम। और अब नजर हेडलाइंस पे।
प्रस्तुत करता है हेमपुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड। 83,000 से ज्यादा मामले, 1,000 से ज्यादा की मौत, 38 लाख के पार संक्रमित, एक्टिव केस 60 लाख से ज्यादा। करनाल में कोरोना से फिर गए 2 मरीजों की जान। रेवाड़ी में 61 और सिरसा में 22 नए मरीजों की पुष्टि। पंचकुला से मिले 172 नए मामले। मूर्थल के ढाबों पर जाने से भी हो सकता है कोरोना। सुखदेव ढाबे के 65 कर्मचारी संक्रमित। प्रशासन के खुले हाथ पैर, ढाबे को सील करने की तैयारी।